वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले एक कंपनी जिसका नाम है जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट या रिसर्च एडवाइज़र नहीं हूं, सेबी रजिस्टर्ड। मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करता हूं और इस वीडियो के केस में मैं एक ऐसी बात शेयर करना चाह रहा हूं जो सेबी ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में कही है। सेबी ने अभी एक इंटरिम ऑर्डर निकाला है जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड के विषय में, जिसमें उन्होंने डायरेक्टर अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को सिक्योरिटीज़ मार्केट से बैन कर दिया है। कारण बताया गया है कि इन दोनों डायरेक्टर्स ने कंपनी के फंड्स को अपने पर्सनल पिगी बैंक की तरह यूज़ किया है, जिसकी वजह से स्टेक होल्डर्स का नुकसान हो सकता है और हुआ है। कंपनी की शुरुआत होती है 2019 में, जब ये बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होती है। 4 साल के अंदर कंपनी बीएससी और एनएसई के मेन बोर्ड पर आ जाती है। मेन बोर्ड पर आने के बाद कंपनी अपनी ग्रोथ दिखाना स्टार्ट करती है। सेबी अपनी रिपोर्ट में एक्सेप्ट करता है कि फाइनेंशियल ईयर 2017 में इस कंपनी का रेवेन्यू 62 करोड़ था, जो कि 24 आते आते 1152 करोड़ रुपए हो गया। 2025 के अंदर ये रेवेन्यू ऑलमोस्ट 1300 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2017 के 2 करोड़ से 2024 में 80 करोड़ रुपए, यानी 40 गुना का मुनाफा पिछले 8 साल के अंदर 7 साल के अंदर कंपनी ने शो किया है प्रॉफिट के अंदर। कंपनी की ग्रोथ ज़बरदस्त है और इस चीज़ को सेबी अपनी रिपोर्ट में एक्सेप्ट कर रही है। दैट मीन्स कंपनी की ग्रोथ वाकई में ज़बरदस्त है। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एक रिपोर्ट से। वो रिपोर्ट रेटिंग कंपनियां इशू करती है, जिसमें वो कंपनियों की रेटिंग जारी करती है। इकरा और केयर 2 जानी मानी रेटिंग एजेंसियां हैं जिन्होंने इस कंपनी के बारे में एक रेटिंग जारी की मार्च 3 2025 को। रेटिंग में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि कंपनी ने अपने कुछ लोन को डिले के साथ पे किया है। कंपनी अपने डेट को, कंपनी में इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर पा रही है। अगर आप फाइनेंस को समझते हैं तो पाएंगे अगर कोई अपने लोन की लाइबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो ये एक बिग रेड फ्लैग होता है। इकरा और केयर ने इस रेड फ्लैग को दुनिया के सामने दिखाया। इकरा और केयर ने बताया कि कंपनी की खबरें ये बताती है कि इन्होंने लोन्स को रीपे करने में समस्याएं फील की है। कंपनी ने कहा ऐसा नहीं है। रेटिंग कंपनियों ने कहा आप हमें स्टेटमेंट दे दीजिए टर्म लोन के लिए, जिसके लिए जीईएल ने सारी कंपनियों के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए। 2 कंपनियों के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कराए। यहाँ पे कंपनियों से मतलब लेंडर से है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ डील करती है। जेंसॉल एक कैब सर्विस कंपनी चलाती है जिसका नाम है ब्लू स्मार्ट। ब्लू स्मार्ट उबर और ओला का राइवलरी माना जा सकता है। ब्लू स्मार्ट का यूएसपी ये है कि अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्लीट दुनिया के सामने दर्शाती है और कहती है कि हमारी गाड़ियों में चलने से दुनिया में पोल्यूशन नहीं होगा, विच इज़ अ फैक्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल से पोल्यूशन नहीं होता। सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर लोग लिथियम निकालते हुए मरते हैं। इरिडा और पीएफसी भारत के अंदर ईवी सेगमेंट को थ्रस्ट करने, ईवी नहीं बेसिकली सस्टेनेबल एनर्जी को डेवलप करने के लिए बनाई गई कंपनियां हैं। तो इरिडा और पीएफसी ने इस कंपनी को खूब बड़े बड़े लोन दिए। जब रेटिंग कंपनियों ने इससे स्टेटमेंट मांगा तो इन दोनों कंपनियों के लोन स्टेटमेंट जेंसॉल ने इकरा और केयर को नहीं दिए, बल्कि इन्होंने एक लेटर ऑफ कंडक्ट दिया जिसमें इरिडा और पीएफसी की तरफ से ये कहा गया कि कंपनी जेंसॉल की तरफ से अपने डेट सर्विसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इरिडा और पीएफसी से पूछा गया कि क्या ये लेटर ऑफ कंडक्ट सही है तो दोनों ने कैटेगोरिकली मना कर दिया कि हमने ऐसी कोई एनओसी जारी नहीं की। कंपनी इनफैक्ट अपने लोन रिपेमेंट्स पे पीछे चल रही है। सेबी अपनी रिपोर्ट में क्लियर कर रही है कि जो लोन 31 मार्च 2024 को 2 करोड़ 3 लाख रुपए की इंटरेस्ट सर्व करना था इरिडा का, वो कंपनी ने पे किया 29 जनवरी 2025 को, यानी 1 महीने का डिले। पीएफसी के लिए 1 फरवरी को पे करना था, उन्होंने 2 फरवरी को पे किया। इरिडा के ही 31/1/2025 की किस्त आज की तारीख तक पेंडिंग थी, यानी जिस तारीख तक इन्होंने रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट इन्होंने 11 तारीख को, आई थिंक सेबी ने रिपोर्ट 15 तारीख को जारी की है। 15 तारीख तक ये अनपेड था। और भी एक ऐसा लोन था इरिडा का ही जिसकी किस्त जानी थी 31 जनवरी को, वो भी नहीं दे पाए। पीएफसी की कुछ किस्तें थी जो 1 मार्च को आनी थी, वो किस्त उन्होंने 19/3 को दी। इरिडा की कुछ किस्तें 15 मार्च को आनी थी जो इन्होंने दी ही नहीं। दैट मीन्स इट्स अ बिग रेड फ्लैग। अगर कोई कंपनी अपने लोन की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रही है तो वो एक रेड फ्लैग है। रेटिंग कंपनियों ने वही किया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि सेबी ने क्या किया। लोग बताते हैं कि सेबी को जून 2024 में किसी ने एक खबर दी कि मैनिपुलेशन हो रहा है शेयर प्राइस में और फंड डाइवर्शन हो रहा है जीईएल में। ये खबर हो सकता है इंटरनल किसी सोर्स ने दी हो, लेकिन खबर बाहर आई। सेबी ने 10 महीने यानी जून से लेकर मार्च 2025 तक कोई खास स्टेप नहीं उठाया। वो तो बात जब सर से बाहर निकल गई, मार्केट क्रैश हो गया, स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगा इस कंपनी के प्राइस में, तो सेबी जागी और तब तक भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा इस कंपनी में गंवा दिया। मार्च
मार्च 3 2025 को जिस कंपनी का प्राइस 516 रुपये था वो आज गिरते गिरते 122 रुपये आ चुका है। प्रमोटर्स ने अपनी 80% शेयर होल्डिंग प्लेज कर दी है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो पाएंगे 70% होल्डिंग अब 35% पर आ चुकी है। 35% से भी और कम ये अपनी होल्डिंग कर चुके हैं, लेकिन उसको अभी एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ डिक्लेयर नहीं किया है। ऐसा मेरे एनालिसिस और रिसर्च से मुझे प्रतीत होता है। जब मार्केट क्रैश हुआ मार्च 3 को, तो मार्च 4 से लैंडर्स ने इन स्टॉक्स को मार्केट में बेचना स्टार्ट किया ताकि उनका पैसा आ जाए। जो भी मार्जिन वो लोग मेंटेन रखते हैं उसकी वजह से उन्हें बेचना पड़ा और मार्केट के अंदर डिमांड सप्लाई गैप इस स्टॉक के लिए हो गया। तो सेबी को फुल फ्लैज इसके अंदर उतरना पड़ा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। सेबी अपनी रिपोर्ट में पूरी बात बताती है कि पहला जो इंस्टेंस था डिफ़ॉल्ट का वो 31 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ। इसके अलावा GEL फर्जी डेटा देता रहा, रेटिंग एजेंसीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि हमारी तरफ से लोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आया है। सिचुएशन ये बताती है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एजेंसीज इन्वॉल्व। रेटिंग एजेंसीज तो इंडिपेंडेंट है, बाहर है सिस्टम के। मेन जिम्मेदारी सेबी की है, बैंकर्स की है, लेंडर्स की है और कंपनी की है। इन चारों के बीच में अगर तालमेल नहीं बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नज़र आ रहा है। लोग कहते हैं कि बैंक को रेड फ्लैग रेज करना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, बैंक की तरफ से रेड फ्लैग रेज होना चाहिए था क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, भारत की इकोनॉमी का पैसा लगा है, लेकिन नहीं हुआ। और ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसे कई मौक़ों पर हमने ऑब्जर्व किया है। वेरेनियम क्लाउड के अंदर हमने मौके पर ऑब्जर्व किया, वेरेनियम क्लाउड में तो कंपनी ही नहीं थी, देयर वाज नो कंपनी। इसके अलावा BCG ग्रुप भी शायद ऐसा था जिसके अंदर हुआ। और दुख की बात है कि ये सारी चीज़ें 2023, 2024, 2025 में हो रही है। व्हेन वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CCTV कवरेज एट एवरी प्लेस, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, we can track every single transaction through ledgers in internet, but nobody is giving a damn about these things for retail investors. ठीक है, अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या बोलती है। वो मैं आपको बता चुका हूँ, अनमोल सिंह जग्गा और पुनीत सिंह जग्गा से कंपनियां मांगती रही, इन्होंने कुछ नहीं किया। फर्जी लेटर दिखा दिए, रिपोर्ट के अंदर सेबी की अवेलेबल है, इरेडा का और PFC का फर्जी लेटर। रूटिंग कैसे की इन्होंने पैसे की। एक कंपनी है दिल्ली की गो ऑटो नाम से, उसके साथ ये गाड़ियाँ खरीद रहे थे। गो ऑटो से जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया सेबी ने, तो गो ऑटो ने कहा कि मेरे को तो 50 करोड़ और लेने हैं इस कंपनी से जिसका नाम है जेंसॉल। जेंसॉल कहती है हमें इससे 21 करोड़ लेने हैं। दोनों के बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन सेबी अपने रिपोर्ट में एक्सेप्ट कर रही है कि जो गो ऑटो वाला कह रहा है वो सही है। 50 करोड़ का जो डिफरेंस है वो 4705 गाड़ियों में खरीद में भी कहीं ना कहीं डाइवर्जन ऑफ फंड है। कंपनी ने महंगे फ्लैट खरीदे, मतलब डायरेक्टर्स ने महंगे फ्लैट खरीदे। बहुत सारी कंपनियां इन्वॉल्व है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां इन्वॉल्व है जिनके अंदर कॉमन डायरेक्टर्स हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग के। यूज़ कहाँ कहाँ हुए उन्होंने, सेबी ने अपने रिपोर्ट के अंदर ये भी दोनों के बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर किए हैं कि 13 करोड़ रुपए पुनीत सिंह जग्गी और 26 करोड़ रुपए कौन है ये आदमी, अनमोल सिंह जग्गी के अकाउंट में गए कहाँ। देखिए, सबसे पहले तो 10 करोड़ 63,91,890 जेंसॉल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर अनमोल सिंह जग्गी एक डायरेक्टर हैं। जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड और जेंसॉल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये दो अलग अलग कंपनियां हैं। फाइनेंशियल कंसिडरेशन में दोनों को अलग अलग मानना चाहिए, और अगर दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो किसी न किसी सर्विसेज के या प्रोडक्ट्स के आदान प्रदान पर हो रहे हैं लॉजिकली। लेकिन ये ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, ये सिर्फ डाइवर्जन ऑफ फंड नज़र आता है। 6 करोड़ 20 लाख जसमिंदर कौर जो कि मदर है अनमोल जी की, मुग्धा कौर जग्गी जो कि स्पाउस है अनमोल जी की, इन्होंने 1 करोड़ 86 लाख के AED अरब एमिरेट्स दिरहम AED इन्होंने ख़रीदे हैं, मेरे हिसाब से दुबई वाली करेंसी है। इसके बाद इन्होंने अपनी और कंपनियों में पैसा डाला। बैट टैक्स एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड जिसमें 1 करोड़ 35 लाख डाला। थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड जिसमें अंदर 50 लाख डाला। थर्ड यूनिकॉर्न वही फेमस कंपनियाँ, शार्क टैंक में वो नहीं आता था, आशनीर ग्रोवर जी की कंपनी, जिसको मेजरली मीडिया में बहुत बताया गया। तो अभी तक अगर मैं देखूँ तो देखो यार, एक जगह पे 10 करोड़ दिया, 6 करोड़ दिया, 2 करोड़ दिया, 1 करोड़ दिया, फिर 1 करोड़ दिया। उन कंपनियों को छोड़ के बेचारे आशनीर ग्रोवर की कंपनी का बता रहे कि 50 लाख के स्टॉक शेयर अनमोल जग्गी ने खरीदे हैं। खैर, मीडिया है, कुछ छुपा लेता है, कुछ बचा लेता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो नज़र आती है, 26 लाख के गोल्फ सेट खरीदे टेलर मेड कंपनी से। फिर कैप ब्रिज वेंचर LLP, इसमें डायरेक्ट पार्टनर्स हैं अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी।
फिर इन्होंने 23 लाख ICICI सिक्योरिटी को दिए, काफ़ी चीज़ें इन्होंने की है। जैसे टाइटन कंपनी को 17,28,350 रुपये, भगवान जाने क्या दिया टाइटन कंपनी को 17,50,000 का। और भी हैं कंपनीज इसी तरह। एग्जैक्टली अमेरिकन एक्सप्रेस के 36 लाख का बिल कंपनी के अकाउंट से पे किया पुनीत सिंह जग्गी ने। और एक MX कार्ड 13 लाख रुपए का पे किया। इन्होंने भी दुबई की करेंसी खरीदी, दिरहम खरीदे 66 लाख के। इन्होंने भी अपनी मदर के अकाउंट में डाले कुछ पैसे, वाइफ के अकाउंट में डाले कुछ पैसे। फिर इन्होंने और भी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस किए जो सेबी एक्सेप्ट करती है कि पर्सनल नेचर के हैं। लॉजिकली क्या हुआ है? लॉजिकली ये हुआ है कि इन्होंने कुछ कंपनी के लोन्स उठाए, जिस चीज़ के लिए लोन उठाए वो काम ना करके इन्होंने पर्सनल यूज़ में वो पैसा ले लिया। इसको कहते हैं डाइवर्जन ऑफ फंड, और लीगली ये गलत है। हो सकता है इन्होंने शायद लोन किसी कारण से ना पे किया हो टाइम पे, लेकिन डाइवर्जन ऑफ फंड इटसेल्फ इज़ अ बिग क्राइम। इसके साथ एक कंपनी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो ये है, मतलब ऐसा नहीं कि नादानी में हुआ, ये सोचा समझा है और आदतन अपराधी वाला मैटर है। 28 जनवरी 2025 को कंपनी डिस्क्लोजर देती है सेबी को। ये कहती है कि हमें 30,000 प्री ऑर्डर मिले हैं अपनी न्यूली लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, जो इन्होंने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में लॉन्च की थी। वो मैंने गूगल की, इतनी फुदू सी गाड़ी है, मतलब आगे 2 टायर है, 1 टायर पीछे है, उल्टा टेम्पो बनाया इन्होंने। आप गूगल करके देखना कि जैनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कितनी भद्दी लग रही है। उसके इन्होंने बताया कि 30,000 प्री ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। जब सेबी ने पेपर मांगे प्री ऑर्डर के, तो कंपनी ने कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिए जो 9 कंपनियों के साथ थे 29,000 कारों के लिए। वो MOUs में कोई अमाउंट मेंशन नहीं था, कोई विलिंगनेस नहीं थी, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे क्लियर हो कि ये प्री ऑर्डर की कंसिडरेशन हो सकती है। बट दैट वाज जस्ट अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस थी, लेकिन वो एक प्रॉपर परचेज ऑर्डर नहीं था। ठीक इसी तरह जब इन्हें पता चला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपनी बहुत मतलब तरक्की कर रही है, एक साथ 30,000 प्री ऑर्डर गाड़ियाँ मिल रही है, तो NSE का रिप्रेजेंटेटिव जाता है पुणे के अंदर कंपनी में, जहाँ पर ये एलिजिडली एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रहे हैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा कि भाई 2-3 लेबर खाली मौजूद हैं। NSE ऑफिशियल ने कहा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल ले आओ पिछले 1 साल का। मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पिछले 12 महीनों में हुआ वो 1,57,037 रुपये था। अब आप एक सोच के देखिए, किसी जगह पे अगर गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है, अगर आप 10 AC चला लेते हैं, 10 AC के अंदर 50-60 हज़ार का खर्चा आता है, आप 20 AC चला लेंगे वो 1,20,000 हो जाएगा। लेकिन किसी भी हालत में आप एक गाड़ी तो नहीं बना सकते 1,57,000 के बिजली के बिल वाली कंपनी के अंदर। सो दैट्स अ फेक थिंग। इसके अलावा जनवरी 2025 में कंपनी कहती है कि रेफेक्स ग्रीन मोबिलिटी और जैनसोल के बीच में एक स्ट्रेटेजिक टाई अप हुआ है जो 2,997 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स देगी। इसके बदले में रेफेक्स जैनसोल की 350 करोड़ 325 करोड़ की जो लोन लायबिलिटी है वो ले लेगी। 2025 के मार्च 28 के अंदर एक और डिस्क्लोजर देती है कंपनी सेबी को, जिसके अंदर वो विड्रॉ कर लेते हैं कि ऐसा कोई टेक ओवर नहीं हो रहा है। फरवरी 25 2025 को जैनसोल सेबी को एक्सचेंज को इन्फॉर्म करती है कि जैनसोल ने नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया है 350 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक ट्रांजैक्शंस होंगे इन्वॉल्व। जो दूसरी पार्टी थी, मतलब जिसके साथ ये किया, उसकी दूसरी पार्टी का नाम है जैनसोल्स US सब्सिडरी स्कॉर्पियस ट्रैकर्स इनकॉर्पोरेशन। स्कॉर्पियस ट्रैकर्स इनकॉर्पोरेशन बनी जुलाई 2024 में। विद इन ए स्पैन ऑफ 7 और 8 मंथ्स, 7 तो हुए ही नहीं ना, 5 ही बचता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 7 to 8 मंथ्स। सेबी ने पूछा कि 7 महीने की पुरानी कंपनी को आप 350 करोड़ का वैल्यूएशन कैसा दे रहे हो, इसको दिखाओ। तो जैनसोल कोई सब्सटीट्यूशन, कोई मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई। शेयर होल्डिंग 35% आ गई 31 मार्च 2025 तक, और गिर गई है ऐसा एंटिसिपेटेड है। 80% तक इन्होंने अपनी प्लेज कर ली। 80% आई थिंक 70 पकड़ लीजिए, 70% तक कंपनी प्लेज की हुई है। 80 मैंने कहीं डेटा पढ़ा था, मे बी वो एकदम लेटेस्ट डेटा होगा। हाँ, और भी हुआ है एग्जैक्टली 35%। तो 31 मार्च 2025 तक का डेटा है। जो 35% ओनरशिप थी वो अब डायरेक्टर्स की रह गई है, 70 से नीचे आ गई थी स्लोली। तो वो अब 20% से नीचे आ गई, ऐसा एंटिसिपेशन है। अगर इरेडा जो प्लेज क्रिएट किया है शेयर का, अगर वो मार्केट में बेच देती है तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग नेग्लिजिबल हो जाएगी। प्रमोटर की कोई शेयर होल्डिंग है ही नहीं है इस कंपनी के अंदर। मिस यूटिलाइजेशन किया है कंपनी ने। सेबी कहती है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कंट्रोल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बाकी तो कुछ है ही नहीं यार, बाकी तो वही फुद्दू फर्जी बड़ा साला, पता नहीं यार कहाँ पे मतलब लाइबिलिटी, दिस नो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ना। सेबी के अंदर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है,
ना डायरेक्टर्स के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट कहने का मतलब एवरीबडी इज़ डूइंग देयर ओन जॉब। लोग पैसे के पीछे पागल हो चुके हैं, दे जस्ट वांट द मनी एट एनी कॉस्ट। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बट एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, जेंसॉल जैसी किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले आप आगे पीछे देख लीजिए। ये बात सच है कि किसी भी कंपनी में आपको तभी इन्वेस्ट करना है जब वो नहीं हो। अगर आपको एक $multi-million का रिवॉर्ड चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लेकिन कंपनी के इंटेंशंस और फर्जीवाड़े को भी आपको तवज्जो देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ये सब चीज़ें आपको तब पता चलेगी जब आप कान नाक आँख खुले रखेंगे, मार्केट न्यूज़ के बारे में, मार्केट रिसर्च के बारे में, इन्फ्लुएंसर्स की बातों में ना आकर। बाकी तो जो है सो है भाई। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कंपनी के एनालिसिस या किसी और फाइनेंशियल डिस्कशन के साथ। थैंक यू।